वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाया था पर बीच में मिस कर दिया, तो इसके लिए तो कोई बात नहीं। पर अब रेगुलर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑनलाइन भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे वीडियोज, सारे जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियोज बना दूँ। और ऑफलाइन तो आपके लिए पढ़ाया ही जाएगा जब भी ऐसी व्यवस्था होगी। तो जनरली हम लोग आज बात करेंगे साइंस के बारे में। और साइंस के बारे में वो भी चैप्टर फर्स्ट आपका जो है केमिकल सबस्टांसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 9th का फर्स्ट चैप्टर है, सीबीएसई के लिए जनरली ये लेक्चर है और आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए आप अपना समय निकाल कर, कीमती समय निकाल कर इसे ज़रूर देखें और जनरली पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और पीडीएफ जो हमारे ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा उस पीडीएफ को नोट करें। आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा तरीके का एक नोट तैयार हो गया, जो नोट ना आपको आपको हमेशा काम देगा। तो आप नोट को ज़रूर नोट करें ताकि आपको वो फ़ायदा करे आगे के लिए। और चूँकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर हैं, कहीं भी हैं, जहाँ फंसे हुए हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन वीडियोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। चूँकि हम लोग जनरली जो होता है आपको मूवीज़ देखते हैं या मूवीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ देखते हैं, तो पढ़ाई वाली भी चीज़ हम लोग को जब मोबाइल पर उपलब्ध हो तो उसे देखनी ज़रूरी है। चलिए बिना किसी देरी के हुए आज हम लोग बात करते हैं साइंस की। साइंस शब्द को आने में ये नहीं कि सीधे आ गया होगा, क्योंकि नॉलेज है, उस नॉलेज को बुक में लाना था, रिटेन करना था उसको, तो उसको बाय द प्रोसेस करना था, सारे चीज़ करने थे। क्योंकि देखो ऑब्जर्वेशन होते हैं, उसमें कुछ नॉलेज आते हैं, अब उन्हें बुकों में लिखा जाता है, उन्हें बहुत सारे साइंटिस्ट क्या होते हैं उनको मान्यता देते हैं, तब जाकर किसी चीज़ को पढ़ा या लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति थी जब जाकर साइंस की उत्पत्ति हुई। जिस साइंस को देखा गया कि उसमें बहुत सारे चीज़ें आ चुके थे, जैसे भूकंप है, साइक्लोन है, ऐसे नेचुरल फेनोमेनाज है, केमिकल रिएक्शंस हैं, उसके बाद आपको हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में जानने। तो साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इतना चीज़ को एक ही जगह पे कैसे सम्मिलित किया जाए। तो इसलिए 3 ब्रांचेज जो बने वो थे बायोलॉजी, बायो से संबंधित पढ़िएगा। अब बायोलॉजी के भी आगे जाकर और आपको और क्षेत्र बनते हैं, उसके और फील्ड्स बनते हैं। अब चूंकि देखो माइंड एक लिमिटेड अमाउंट में ही नॉलेज को ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए जनरली होता है कि सब भाग को, सब फील्ड को अलग अलग कर दो ताकि एक लोग एक चीज़ पर ही विशेषता प्राप्त कर सके। तो इसी प्रकार बहुत सा केमिस्ट्री बना जिसमें केमिकल रिएक्शन से संबंधित पढ़ना, और उसके बाद बना केमिस्ट्री के बाद आपका बना फिजिक्स में फिजिकल फेनोमेना के बारे में पढ़ना, जैसे साइक्लोन हो गया, तूफान जिसको कहते हैं, स्टॉर्म हो गया, आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री की कैसे उत्पत्ति हुई, क्या हुई, सारे चीज़ों को पीडीएफ में बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तो जनरली मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो 2 तरह के होते हैं। एक वीडियोज़ होता है जो इमेज के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, और दूसरा जो वीडियो होता है उसमें सिर्फ पीडीएफ के द्वारा समझाता हूँ। तो पीडीएफ के द्वारा वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आप सीधी सी बात समझिए कि जब केमिस्ट्री, या आप ऐसा समझ लें कि जब ये चीज़ सोचा जा रहा था कि आखिर दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप जानते हैं हम लोग का धर्म ग्रंथ कुछ और कहता है, अन्य लोगों का धर्म ग्रंथ कुछ और कहता है। पर जनरली जो हम लोग के धर्म ग्रंथ में थे, जो सेंट लोग होते, जो दार्शनिक लोग होते थे, वो बड़े ही विद्वान होते थे। वो अपने माइंड के पावर से, माइंड से ही इतना चीज़ सोच लेते थे कि वो किसी भी चीज़ को आपको बता सकते थे, वो साइंस हो, वो कुछ भी हो। पर जनरली उसमें जो होता था, उसमें लोचा ये होता था कि वो अपने धर्म से जोड़ ही देते थे, जिसके कारण क्या होता था कि उसे अन्य देश के लोग नहीं मानते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब बात आई कि दुनिया किस चीज़ से बना, तो हमारे जो दार्शनिक लोग थे उन्हें कहा दुनिया 5 एलिमेंट्स से बनी है, 5 थिंग्स से बनी है, जिसमें था वायु, दैट इज एयर, और आप जानते हैं वायु को हम लोग पवन देव भी कहते हैं। उसके बाद आ गया क्षितिज का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी, जिसको हम लोग भारत माता या माता भी कहते हैं, भूमि माता भी कहते हैं, भूमाता भी कहते हैं। उसके बाद था अग्निदेव होते हैं, दैट इज फायर। उसके बाद था आकाश और वायु, दैट इज स्काई एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हो चुका था ना। तो ये 5 थिंग्स से मिलकर हम लोग का पूरा दुनिया बना, ऐसा माना गया भारतीय दार्शनिक द्वारा। पर ये जो थ्योरी थी इसे उतना ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। अब जो न्यू थ्योरी आई थी वो ग्रीक देश से आई थी। ग्रीक देश के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया जो है सबस्टांस से बनी है। अब सबस्टांस क्या चीज़, हर वो चीज़, छोटा से छोटा चीज़ जो जगह घेरता है, जिसमें कुछ भी मास हो, जिसमें थोड़ा भी वजन हो, जो थोड़ा भी वॉल्यूम को
छेकता है वो क्या कहलाएगा, सबस्टांस का। एज फॉर एग्जांपल मेरा ये इतना बड़ा शरीर सबस्टांस है, तो इतना बड़ा शरीर जो मेरा है वो भी सबस्टांस है। और एक यूनिसेलुलर थिंग कोरोना जो है वो यूनिसेलुलर है, एक कोश की होगा, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक सबस्टांस ही है। तो दुनिया, पूरी जो दुनिया वो सबस्टांस से मिलकर बनी है। अब आता है एग्जांपल सबस्टांस से मिलकर, अर्थात छोटा से छोटा चीज़ से मिलकर बना हुआ सबका पूरा दुनिया जो है छोटा से छोटा चीज़ से मिलकर बना। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो गाल है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें छोटा से छोटा गुद्दा रहा होगा, वो मिलकर बना होगा, जिसको आप लोग पढ़िएगा सेल। सेल होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अब वो सेल से मिलकर, सेल कितना होता है तुम आंख से देख नहीं सकते हो, और आंख से जिस चीज़ को नहीं देख सकते वो सेल मिलकर बनाता है टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है पूरा एक मनुष्य, पूरा एक बॉय, पूरा एक गर्ल, पूरा एक मैन, पूरा एक वुमेन। इस तरह से जाकर एक दुनिया की निर्माण होती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ को ले लें, आप जो जिस बेंच पे बैठते हैं, जिस कुर्सी पे बैठते हैं, उसको अगर नोचिए या खरोचिए तो उसमें से छोटा एलिमेंट निकल, छोटा से छोटा पार्टिकल निकलता है कि नहीं निकलता है। वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है, ठीक है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है उसको उसको हम लोग पार्टिकल कहते हैं। तो ऑल सबस्टांस आर, जितने भी दुनिया में सबस्टांस है, सब चीज़ बना है सबस्टांस है, और सबस्टांस, ऑल सबस्टांस आर मेड बाय पार्टिकल्स। ऑल सबस्टांस होते हैं मेड बाय पार्टिकल्स होते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। देखिए सबस्टांस का ही अलग नाम होता है, मतलब अगला नाम होता है सबस्टांस का तब, मैटर का तब। तो देखो यहाँ पर बात समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि मैटर से फाइव टाइप्स निकलते हैं। एक होता है गैस, क्या होता है, गैस, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, विच इज नॉट विजिबल बाई आवर आइज, जो कि हमारे आइज के द्वारा विजिबल नहीं, हम जिसको महसूस करते हैं। क्या आज अभी जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जो ब्रीदिंग कर रहा हूँ, उस ब्रीदिंग में क्या ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन कुछ जगह जगह स्पेस ऑक्यूपाई किया, भले हम सीन नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ वॉल्यूम है, उसमें कुछ मास है, तो वो क्या कहलाएगा, वो सबस्टांस कहलाएगा। तो सबस्टांस का फर्स्ट टाइप आता है गैस, फिर आता है लिक्विड। लिक्विड पानी के बारे में जानते ही हैं, लिक्विड में मास होता ही है, वॉल्यूम होता ही है, और फिर आता है सॉलिड। क्या था, सॉलिड। अब ये दो जो है प्लाज्मा, बोस एंड एंड कंडेंसेशन, वो आपको आगे जाकर इसके बारे में पता चलेगा। तो जनरली कोई आपसे पूछे कि सबस्टांस या मैटर के कितने टाइप्स है, तो 3 टाइप्स है। या सबस्टांस और मैटर क्या चीज़ है, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस विच है मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सबस्टांस, वो क्या कहलाएगा, सबस्टांस कहलाएगा। और पूरी दुनिया जो है सबस्टांस से मिलकर बनी है, और सबस्टांस जो है सो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। अब स्मॉल पार्टिकल्स जो होता है एक सबस्टांस के अंतर्गत किस तरह से अरेंज है, उसी आधार पर उसको गैस कहा जाता है, लिक्विड कहा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास, देखता हूँ मेरे पास क्या आता है, मेरे पास ये ताला है। इस ताला का अगर आप देखिएगा तो ये ताला बड़ा ही वेल मैनेज तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत रिजिड, एक दूसरे से बहुत कस के जुड़ा हुआ है। अर्थात इसके जो अंदर के जो पार्टिकल्स है, इसमें एक फोर्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स। क्या फोर्स कहते हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स। तो इसमें जो बना होता है, ये जो ताला बना है, ये क्यों बना है, इतना कठोर है, रिजिड है, क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है कि ये ना एक दूसरे के ऊपर से जा सकते हैं इसके पार्टिकल्स, और ना ही एक दूसरे के ऊपर से मतलब एक दूसरे को इधर कर सकते हैं उधर कर सकते हैं। तो इस कारण जो ये जो सॉलिड होता है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तो उसी प्रकार अगर कोई लिक्विड ले लो, तो लिक्विड में जनरली क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अब उसका पार्टिकल्स क्या हुआ, एक छोटा सा बूंद जिससे मिलकर वो पानी बना है, उसका पार्टिकल्स कहलाएगा। तो उसके पार्टिकल्स जो जनरली होते हैं बहुत बहुत मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है उसमें कमजोर होता है। इस कारण क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर, दूसरे पार्टिकल तीसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि एक पानी का अगर बेंच पर या फर्श पर एक पानी का बूंद गिरता है तो धीरे धीरे आगे फिसल जाता है। उसका कारण क्या होता है कि उसके एक पार्टिकल्स जो है दूसरे पार्टिकल्स पर, तीसरे पार्टिकल्स पर, चौथे पार्टिकल्स पर, पांचवें पार्टिकल्स पर बढ़ते बढ़ते आगे तक जा सकते हैं। तो लिक्विड में ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखो दो प्रॉपर्टी पढ़ लो, एक है इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक है इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब आप समझिए कि जो रिजिड होगा, जो कठोर होगा, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, बहुत कम। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब जो चीज़ से वो बना है, दैट इज पार्टिकल से बना है, उस पार्टिकल में कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ाव है, वो चीज़ कहलाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। और उसके बीच में कितना स्पेस है वो कहलाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो गैर अब लिक्विड में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स
बहुत कम। और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है उसमें वो भी ज़्यादा होता है, गैस की तुलना में ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि देखना कि एक गिलास अगर तुम पानी ले लो, उस पानी में चीनी अगर एक मात्रा में डालोगे तो पानी कभी भी गिलास से बाहर नहीं जाएगा। और जब उसको घोल दोगे तो ना ही गिलास में पानी की मात्रा वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वो उतना के उतना ही रहता है। उसका कारण क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो पानी में होता है वो होता है, जिसके कारण कि पानी जो चीनी के जो कण होते हैं, चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उस स्पेस में जाके मिल जाते हैं, जिसके कारण जो वॉल्यूम रहता है वही वॉल्यूम बना रह जाता है। गैस में क्या है, गैस के देखो इधर से थप्पड़ मार दिया गैस इधर भाग गया, इधर से थप्पड़ मार दिया गैस इधर भाग गया, या बेना ले लिए ऐसे ऐसे उसको डुला रहे हैं तो इधर से हवा आ रहा है, अर्थात उसका ना इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये देखिए, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको भेजूंगा आपको ग्रुप में। अब है पहला प्रॉपर्टी, देखो सॉलिड का क्या होता है कि सॉलिड के पास क्या है, डिफिनिट शेप है और डिफिनिट साइज है। इसको कोई तोड़ सकता है? अरे भाई तुम कहो इसको कोई कहेगा कि भाई तुम छोटा हो जा तो होगा, नहीं होगा, जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहेगा। उसके बाद लिक्विड को देखना कि एक गिलास पानी ले लो, उस गिलास में रख दियो, गिलास की आकार का आ गया। बर्तन, बड़ा बर्तन में रख दो तो ऐसा पेंदी वाला में, ऐसा पेंदी वाला में आ गया। या जो तुम्हारा ये क्या कहते हैं, तुम्हारा बोतल होता है, उस बोतल में रख दो, बोतल के शेप कहा जाता है। अर्थात नो डिफिनिट शेप, इसके पास शेप क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। लिक्विड अटेन द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट केप, जिसमें रखिएगा उसमें ही। एक चीज़ बताओ, हम कहें कि मेरे चाचा के लड़के जो दिल्ली रहते हैं उसको तुम देखे हुए हो, तो तुम कहोगे नहीं नहीं देखे हुए। तो कैसा है नहीं है तुम जानोगे नहीं जानोगे। फॉर एग्जाम्पल वही बात है, गैस को जब देखबे नहीं किए तो गैस में नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट शेप नो साइज, इसमें ना डिफिनिट शेप है ना साइज है। मतलब सॉलिड में डिफिनिट शेप साइज दोनों है, लिक्विड में क्या है, नो डिफिनिट शेप और नो डिफिनिट शेप है, और उसमें ना ही नो डिफिनिट शेप है, और ना ही उसमें क्या चीज़ है कि तुम्हारे उसके बाद गैसियस में हो जाता है, ना डिफिनिट शेप ना साइज, दोनों चीज़ नहीं है। इनकम्प्रेसिबल, अब आता है कि कंप्रेसिबल क्या, क्या लिक्विड को जातेंगे, खौफ कस के जातेंगे तो क्या लिक्विड मतलब पिघल जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं होता है। तो लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल, उसको दबाया नहीं जा सकता है, वो हमेशा बाहुबली बन के रहता है। दूसरा चीज़ है लिक्विड स्टेट, लिक्विड को थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, कंटेनर में देखिएगा जब ज़्यादा देर तक दबाइएगा तो कुछ मात्रा उसका कम होता है, थोड़ा सा स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। और भाई ये जो गैस होता है वो तो हाईली कंप्रेसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, लिक्विड एलपीजी जो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होता है, पहले गैस ही रहता है जिसको दबाकर एक गैस सिलेंडर में लाया जाता है, जिसका हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं। तो लिक्विड को क्या कर सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड क्या होता है भाई, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड स्टेट कैन फ्लो, गैसियस स्टेट कैन फ्लो। लिक्विड फ्लो करता है, देखते हैं यहाँ पे पानी रखते हैं ये आगे जाता है, या पानी की धारा देखते हैं, गैस को देखते करते हैं, लेकिन कभी सॉलिड गुरकते हुए देखे और सॉलिड को कहोगे अपने मन चल जाने के लिए, चलेगा नहीं चलेगा, हम लोग उसको जहाँ ले जाएंगे तहाँ जाएगा। सॉलिड में चूंकि भाई सॉलिड कठोर है, रिजिड है, तो पार्टिकल्स डोंट मूव फ्रीली, पार्टिकल्स जो होगा वो फ्रीली मूव नहीं करेगा। पार्टिकल्स मूव फ्रीली, लिक्विड स्टेट में है, पार्टिकल्स मूव फ्रीली बट आर कन्फाइंड विद इन बाउंड्री। पार्टिकल्स जो होता है मूव फ्रीली होता है, लेकिन जिस बाउंड्री में रहेगा उसी में रह जाएगा। पार्टिकल्स मूव्स फ्रीली, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स मूव्स फ्रीली, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से रैंडम मोशन करता है, ऐसे 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 ऐसे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन इन गैस, और मोर देन इन गैस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लिस्ट। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप ही लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया था। और एक वीडियो जो होगा आपका पीडीएफ के लिए होगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको इस वीडियो के साथ, क्योंकि नेट मेरे पास कम है तो हो सकता है कि दोनों वीडियो अपलोड ना हो। अब साइंस मस्ती जो मेरा चैनल है उसे ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दूसरी चीज़ कि मैं वीडियोज रेगुलर बनाते रहूँगा, हो सकता है कि 1 तारीख के बाद आप लोग का कोचिंग भी खुले, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल लगाती है तब, या कोई भी चीज़ हो, तो हम उस सब के बारे में आप लोगों से बात जरूर करूँगा। दूसरी चीज़ कि आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा वो ज़रूर बताएं हमें। वेलकम टू साइंस मस्ती, साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
और ये PDF का वीडियो है। अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में ज़रूर जुड़े, अनंत इंस्टीट्यूट क्लास 9 व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमें अपना नंबर भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप उसमें ना जुड़े हो तो मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा आपको। चलिए, तो हमने जैसे बताया था पिछला वीडियो के में कि आप लोगों के लिए मैं ऐसा वीडियो लाऊंगा जो PDF के साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए वीडियो में शुरू है बेसिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में जानना है कि केमिस्ट्री की शुरुआत कैसी हुई। शुरुआत में इसका नाम एल्केमी नाम से हुई। शुरुआत जो केमिस्ट्री का हुआ, केमिस्ट्री नाम नहीं था, उसका नाम एल्केमी नाम से शुरू हुई। थोड़ा सा हिंदी में इसलिए मैंने लिखा है कि आपको समझने में ईजी हो, उसके बाद बाकी सारे इंग्लिश होगा। अभी की केमिस्ट्री जो है 300 सालों के कईयों वैज्ञानिकों के मेहनत का फल है। अभी जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो 300 सालों तक लगातार जो वैज्ञानिक लोग मेहनत करते रहे, उनके मेहनत का फल ही है कि यह आया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्स को के सभी मैटर्स को दो आधार पर बांटा गया। जो वैज्ञानिक लोग थे इनके अनुसार यूनिवर्स के जितने भी मैटर्स है जिससे पूरा पूरा दुनिया बना है, वो दुनिया पूरी को फिजिकल और केमिकल आधार पर बांटा गया। क्या क्या आधार पर बांटा गया? फिजिकल एंड केमिकल आधार पर बना गया। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट के अनुसार ये पंच तत्व से बना हुआ था, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इनके बारे में याद रखना है। एंटोनियो लेवोजियर, क्या नाम इनका है? एंटोनियो लेवोजियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। इसके बाद जिन्होंने केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने में, केमिस्ट्री को इतना बड़ा करने में योगदान दिया, उसका नाम है चार्ल्स बॉयल डाल्टन ब्रिजेलियस। क्या क्या नाम है? चार्ल्स बॉयल डाल्टन ब्रिजेलियस। इसके बाद आते हैं 1754 में जेसप ब्लॉक ने CO2 को आइसोलेट किया एंड डिस्क्राइब किया। CO2 आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में जेसप ब्लैक ने सबसे पहले बताई थी। 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने H2O को आइसोलेट किया एवं इसके बारे में डिस्क्राइब किया। उसके बाद 1776 में विलियम स्केल लिखा हुआ है, लेकिन नाम उनका पड़ा था विलियम सील ने डिस्कवर किया O2 का, ऑक्सीजन गैस का। उसके बाद एंड पैटेंट के हिसाब से प्रिस्टे, लेकिन 1766 में उन्होंने किया, लेकिन पैटेंट करवाना होता था। पैटेंट क्या चीज़ है कि जनरली उस समय जो बड़े वैज्ञानिक होते थे उनसे आपको उसका अधिकार लेना होता था कि हाँ आप ही ने इसका खोज किया है। तो ये पैटेंट नहीं करवाए, तो पैटेंट प्रिस्टिले ने कराया, इसलिए इसको O2 का डिस्कवरी का दो नाम दिया हुआ, विलियम सील और प्रिस्टिले, तो दोनों नाम सही होंगे। डाल्टन, अब जब डाल्टन आ गए तो यहाँ से केमिस्ट्री का ना एक नए युग की शुरुआत हुई। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आया जिसने पूरा केमिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। और फिर 1869 में मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया। तो आप जनरली ना इस 9th क्लास में इस दो वैज्ञानिक के बारे में बहुत पढ़िएगा, डाल्टन के बारे में, मैंडलीव के बारे में पढ़िएगा। चलिए ब्रांचेज के बारे में, केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेज हैं तो कोई पूछे तो आप आराम से कर सकते हैं। एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप पढ़िएगा मेटल, नॉन मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके किसके बारे में पढ़िएगा? मेटल, नॉन मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा किसके बारे में? कार्बनिक विज्ञान के बारे में, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़िएगा। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं, इसमें आप लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़िएगा। ऑन द अदर टू आर एनालिटिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसे आप आगे जाकर समझिएगा। अब साइंस का सबसे बेस्ट जो डिफिनेशन है, जो मैंने हमेशा आप लोग को बताया है ऑफलाइन क्लासेस में भी, ऑनलाइन में भी मैं यही बताऊंगा। द एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग विच हैज ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट एंड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इज कॉल्ड साइंस। ऐसा एक्यूरेट मतलब क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज जो हम ग्रहण करते हैं, जिसको कि साइंटिस्ट द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, साइंटिस्ट द्वारा बताया जाता है, और वो भी कैसे वेरीफाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के हेल्प से वेरीफाइड किया जाता है। यूनिवर्स जो है पूरा, ये जो यूनिवर्स है वो पूरा यूनिवर्स किस चीज़ से बना है? सबस्टांस से बना है। और सबस्टांस का मीन्स क्या है? जिसके पास सम स्पेस हो, और स्पेस जब भी होगा तो उसमें कुछ न तो कुछ एनर्जी होगा, मीन्स हैविंग सम एनर्जी। सबस्टांस का मतलब हो गया सबस्टांस से मैटर, मीन्स हैविंग सम एनर्जी। जिसमें थोड़ा भी एनर्जी है वो सभी सबस्टांस है। और सबस्टांस दो आधार पर बढ़ते हैं, एक है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल स्टेट के आधार पर प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस। ये हो गया, ये जो पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट चैप्टर, इस सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आ गया मैटर इन आवर सराउंडिंग। Everything found in this universe is made up of some material. Scientists have named them as matter. For example, the food we eat. पूरा दुनिया जो है यूनिवर्स वो मेड अप ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल से बने हुए, मटेरियल मीन्स सबस्टांस से मिलकर बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द फूड वी ईट, वो फूड जो हम लोग खाते हैं। उसका द एयर भी ब्रेथ, हम लोग वो जो एयर जो सांस लेते हैं। उसका द स्टोन्स, क्लाउड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, डस्ट, इट इज जो चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत स्मॉल होता है, पहले पिछले क्लास में भी बताया हूँ। हार्डली हार नॉर्मली नॉट विजिबल फ्रॉम नेक्ड आई, समान तौर पर तुम उसे नंगी आंख से, मतलब नेक्ड आई का मतलब होता है नंगी आंख से नहीं देख सकते हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, विच इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी, और लगातार मूव करने वही कहलाता है क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द मोमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। देखो अगर मेरे हाथ के अंदर का जो सेल्स है वो भी मूव करता होगा, पार्टिकल्स ही है, लेकिन जैसे ही गर्मी होता है या कोई चीज़ होता है ये कितना तेज से ऐसे हम लोग करते हैं, अर्थात मूवमेंट जो इसके अंदर का होता है वो बड़ा तेज हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा तो हर वो पार्टिकल्स का जो अंदर का जो हर वो मैटर का अंदर का जो पार्टिकल्स होगा उसका मूवमेंट बड़ा तेजी से होगा। The attraction force of the particle together, however the strength of the attracting force varies from one kind to another। चलिए अब स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड आप इसको पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, फिर से कमेंट में करिएगा। मेरा एक ही बात है कि आपको वीडियो कैसे लगे ये जरूर आप बताएं, अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट और आगे जरूर शेयर करें। और दूसरी चीज़ कि जब भी होगी तो मैं इन चीज़ों को फिर से पढ़ाऊँगा, और गारंटी करता हूँ कि मैं 9th का भी पूरा फुल चैप्टर जिस प्रकार पिछले सेशन में खत्म किया था उसी प्रकार इस सेशन में भी खत्म करूंगा, एक भी चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगी।